कोई भी फीमेल नहीं बचती है पोस्टरल पेन से। पोस्टरल पेन्स मतलब जो हम कहते हैं कैजुअल रूटीन पेन हमारे को सर्वाइकल में आ रहा है, बैक में आ रहा है, लेग्स में आ रहा है, हर फीमेल को ये पेन एक्सपीरियंस होगा ही होगा। बैक पेन इसलिए सबसे पहले आता है डिलीवरी के बाद, फीमेल की बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो पूरे आपके पेट और कमर की मांसपेशियों को ढीला करते हैं ताकि आप अपने बच्चे को अकोमोडेट कर सके यूट्रस के अंदर। इसलिए डिलीवरी के बाद खुद उठ के चलना, अपने काम खुद करना, बच्चे से रिलेटेड काम खुद करना, वो अपने आप में एक पूरी एक्सरसाइज है। सबसे जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हर महिला को करना चाहिए, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, जेंटल स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। हिप वाले एरिया को धीरे धीरे स्क्वीज करें, अंदर की तरफ खींचें, बैठे बैठे लेटे लेटे। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज डॉक्टर हर्षनीत हमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज बताएंगी जो डिलीवरी के दौरान जो कमर दर्द महिलाओं को होता है उससे निजात मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, कमर दर्द मुझे लगता है हर महिला को झेलना पड़ता है। तो क्या कुछ करके, आपके साथ बात हो रही है तो एक्सरसाइज पर ही हम बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइज इस कमर दर्द को, डिलीवरी के बाद की कमर दर्द को कम करने के लिए। ओके। सबसे पहले तो ये बात सबको सुनना ज़रूरी है कि कोई भी इम्यून नहीं है पोस्चरल प्रॉब्लम्स को। इसका मतलब क्या, कोई भी नहीं बचा है, कोई भी फीमेल नहीं बचती है पोस्चरल पेन से। पोस्चरल पेन्स मतलब जो हम कहते हैं कैजुअल रूटीन पेन हमारे को सर्वाइकल में आ रहा है, बैक में आ रहा है, लेग्स में आ रहा है, हर फीमेल को ये पेन एक्सपीरियंस होगा ही होगा। इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकती है, पर ये ज़रूर होगा। अब जब हर फीमेल इसके लिए प्रोन है कि उसको होगा, तो पहले उसके लिए कुछ एक मिथ्स एसोसिएटेड है डिलीवरी के साथ। जैसे अक्सर मैं सुनती हूँ, जब मैं राउंड्स पे जाती हूँ तो पेशेंट कहते होते हैं डिलीवरी के बाद उनका सबसे बड़ा डर सिजेरियन के बाद कि शायद मुझे बैक पेन होगा, जबकि सिजेरियन और बैक पेन का कोई लिंक नहीं है। सिजेरियन अगर हम बहुत कई साल पुरानी बात करें, तब उन दिनों जिस तरह से इंसिशंस यूज़ किए जाते थे उसमें बैक पेन आना समझ आता है। लेकिन आज की तारीख में जो एनेस्थीसिया की प्रोसीजर यूज़ होती है, जो नीडल यूज़ होती है, जो इंसिशन यूज़ होता है, सब कुछ उसमें बैक पेन का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बैक पेन इसलिए सबसे पहले आता है डिलीवरी के बाद क्योंकि डिलीवरी से पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो पूरे आपके पेट और कमर की मांसपेशियों को ढीला करते हैं ताकि आप अपने बच्चे को अकोमोडेट कर सके यूट्रस के अंदर। यूट्रस का साइज बढ़ना है, उसके अंदर एक बेबी ने ग्रो करना है, तो मसल्स पूरी ढीली हो रही है हार्मोन के इफेक्ट में। लेकिन डिलीवरी के बाद ऐसे कोई हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं बॉडी में जो इन मसल्स के अंदर फिर से स्ट्रेंथ डाल दें, उनको फिर से टोन कर दें, उसमें फिर से जान डाल दें। और क्योंकि ये मसल्स ढीली रह जाती हैं, उसी के ऊपर जब आप अपना एक्सर्शन लेते हैं, बच्चे की केयर करना, रात रात भर जागना, बच्चे को कंटिन्यूस फीडिंग कराना, उसको लेके 1-1 घंटा, कई बार 20 मिनट, आधा घंटा उसको डकार दिलवाना, वो सब जब आप वीक बैक और वीक मसल्स के ऊपर करते हैं, वहाँ पे पेन बनना शुरू होता है। सो दिस इज़ द मेन मैकेनिज्म ऑफ बैक पेन डिलीवरी के बाद, रादर देन सिजेरियन। अच्छा, कई लोग ये एक धारणा रखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो परेशानियां नहीं आती हैं, तो ये भी एक गलत धारणा है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी आपको बैक पेन्स, लेग पेन्स, इवन टेल बोन पेन जिसे हम कहते हैं, या फिर सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन बहुत कॉमन आते हैं। और उस वक्त जब ये पेन्स आ रहे हैं तो अक्सर एक सबसे फर्स्ट इंक्लिनेशन जाता है मालिश का, कि शायद हमारे मालिश कराने से दर्दें निकल जाएगी। तो मालिश आपको सिर्फ रिलैक्स कर सकता है, लेकिन मांसपेशियों में ताकत नहीं दे सकता। दूसरी बात, अक्सर लोगों का एक जो हमारे इंडिया में हमारे रिचुअल्स हैं कि डिलीवरी के बाद पिन्नी, पंजीरी, लड्डू या फिर कोई ना कोई एक कमर कस, हाँ, ये सब खा लेंगे तो जिससे हमारी कमर मजबूत हो जाएगी और लंबे समय में जाके हमारी मजबूती आएगी। तो उसका एक छोटा सा रोल है, पर अक्सर वो ज़्यादा कंजम्पशन करने से फीमेल्स ओवरवेट ज़रूर हो जाती हैं, पर मांसपेशियों में ताकत नहीं आती। तीसरा, इम्पॉर्टेंटली, लोग बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बाद रेस्ट में बिलीव करते हैं। वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था जब हम हमारे बहुत ओल्डर जनरेशन की बात करें, जहाँ बड़े परिवार होते थे, हर चीज़ हाथ से होती थी, काम होते थे, तब बहुत ज़्यादा हेल्पर्स, मेड्स या गैजेट्स जैसे मशीनें हैं, मिक्सी है या वॉशिंग मशीनों का अरेंजमेंट्स नहीं थी, हर चीज़ काम हाथ से होती थी। तो इन दोनों डिलीवरी के बाद मदर को कहा जाता था कि आप रेस्ट करें ताकि आप अपनी बॉडी को भी हील होने का टाइम दें। लेकिन आज की तारीख में सुविधाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हर चीज़ का सपोर्ट है हमारे पास, हर चीज़ के लिए मशीन है और बहुत सारा फैमिली सपोर्ट है। तो मैंने अक्सर देखा है कि फीमेल्स डिलीवरी के बाद अक्सर लेटी हुई मिलती हैं। वो सबसे बड़ा कारण बन जाता है बैक पेन का,
क्योंकि लेटने से, बेड रेस्ट ज़्यादा देर करने से, 2 या 3 दिन डिलीवरी के बाद ज़्यादा देर करने से मांसपेशियाँ खोखली होंगी, मसल लॉस होगा। जितना मसल लॉस होगा, मसल स्ट्रेंथ नहीं आएगा, वो बैक पेन को कॉज़ करेगा। तो इसलिए डिलीवरी के बाद खुद उठ के चलना, अपने काम खुद करना, बच्चे से रिलेटेड काम खुद करना, वो अपने आप में एक पूरी एक्सरसाइज़ है इन शुरू के 4 से 6 हफ्ते, 8 हफ्ते तक के लिए, जिसमें आप अपनी कमर को और स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। सो जितनी तो आपकी बातचीत से मैं इसका निचोड़ निकाल पा रही वो ये कि सारा किस्सा मसल्स का है, मसल्स को मजबूत करने का जो कमज़ोर हो गई हैं आफ्टर डिलीवरी। हाँ जी, पर एक चीज़ और है यहाँ पे राजिंदर समझने वाली, एक मार्केट में एक और नोशन है, मिथ है कि अगर आपको पेन आ रहा है तो मसल स्ट्रॉन्ग करो। ये एक वर्टिकल है, जैसे आपने भी मेरे से सवाल पूछा, सिर्फ वो एक वर्टिकल है। बहुत सारी मदर्स को आज की तारीख में डिलीवरी से पहले ही या प्रेगनेंसी से पहले ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो ऑलरेडी उन्हें बैक पेन और नेक पेन की शिकायत होती है, जो डिलीवरी के बाद बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर उनकी एक हिस्ट्री रही है बैक पेन, नेक पेन की या लेग पेन्स की, तो वहाँ पर डिलीवरी के बाद एक्सपर्ट को मिलके एक्सरसाइज करना इज़ अ बेटर आइडिया रादर देन आप एक रैंडम सोशल मीडिया से या किसी के कहने पे आप एक्सरसाइज करते हैं, वो नुकसान कर सकता है। तो वो एक अनदर वर्टिकल है जो कि बैक पेन आपको दे सकता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद बैक पेन्स आते हैं, अक्सर मदर जब फीड करती हैं तो वो आगे की तरफ झुक के फीड करती हैं। वो जितना ज़्यादा आप फॉरवर्ड बेंडिंग में रहेंगे, वो पीछे की मांसपेशी को लूज़ करेगा, आपके जॉइंट्स को लॉक करेगा। जॉइंट्स मतलब जो आपके वर्टिब्रा है, जो मन का है, उनको जाम कर देगा। बैड पोस्चर्स की वजह से मसल वेस्टिंग ज़्यादा होगी, आपको सीधे होने में थकावट ज़्यादा होगी। इसलिए जब आप पोस्चर में, जिस पोस्चर में आप फीड करा रहे हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक छोटा सा पोस्चर, हमेशा जब आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो बच्चे की हाइट को रेस करें, बजाय आप झुक के फीड कराएं। तो आप अपने हाथ के नीचे 1 से 2 तकिए रख सकते हैं। आजकल फीडिंग पिलोज भी आ गए हैं मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हर घर में कुशन्स होते हैं, उनको आप यूज़ करके पिलोज को सपोर्ट देके पीछे अच्छा अपने बैक सपोर्ट को दें और इसके बच्चे के नीचे उसको रेस करके फिर फीड कराएं, तो उसमें पोस्चरल डैमेज नहीं आएगा। कोशिश करें फीडिंग चेयर पे बैठ के कराएं बजाय लेट के कराने के। अक्सर मदर इतनी थकी हुई होती है फीडिंग कराने के लिए, अगर आप अपना ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं या आप ऊपर का फीड दे रहे हैं, दोनों सिचुएशन में जब आप लेट के बच्चे को फीड कराते हैं तो उसमें भी आपके स्पाइन में बहुत गलत पोस्चर्स बनते हैं जो बैक पेन को ट्रिगर करता है। तो ये बहुत समझने और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अगर थकावट भी महसूस कर रहे हैं तो फीड करा के फिर लेट जाएं बजाय लेट के फीड कराने के, तो उसमें आपके स्पाइन को डैमेज हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंटली डिलीवरी के बाद आप, अच्छा कई बार होता है कि लोग मैट्रेस पे ध्यान नहीं देते हैं। मैट्रेस अगर आपका फर्म है तो वो भी आपको बैड पोस्चर्स में जाने से बचाएगा। आपका पिलो फर्म है तो बैड पोस्चर्स में जाने से बचाएगा। तो शुरू में जब आपने ये प्रिकॉशंस ले लिए तो प्रैक्टिकली आप बैक पेन से 60% तो वहीं बच गए। बाकी 40% आपकी एक्सरसाइजेस का रोल आएगा। अब ये एक्सरसाइजेस में भी सबसे जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हर महिला को करना चाहिए, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, सिर्फ शुरुआती, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप विद इन 24 to 48 आवर्स आप जेंटल स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस माने सिंपल, जैसे हम कभी कोई बहुत टाइट कपड़ा पहनते हैं तो हम हमारे पेट को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो आपने वो अंदर पेट को बस हल्का सा खींचना है अंदर की तरफ, बिल्कुल जेंटली खींचना है, आपने जोर लगा के नहीं खींचना है। ये खींचने के दौरान अगर आपको नीचे वजाइना या पेल्विक फ्लोर पे या डिलीवरी की जगह पे या आपकी जो अपनी जो रेक्टल एरिया, एनल एरिया, पॉटी वाली जगह पे अगर आपको प्रेशर फील नहीं होता है, बस उतना प्रेशर आपने देना है, उसे रोकना है। 1 2 3 4 5 ढीला छोड़ा, 1 2 3 4 5 ढीला छोड़ा। कितनी बार ऐसे आप हर 1 2 घंटे में 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी फर्स्ट ट्रिगर फॉर दैट फ्लैबी स्टमक। डिलीवरी के बाद यूट्रस को अपनी पोजीशन में जाने में कुछ हफ्ते लगते हैं, तब तक ऊपर की मांसपेशियां काफ़ी ढीली होती हैं, तो अक्सर लोग एक बेल्ट का सपोर्ट भी लेते हैं। जो वो बेल्ट का सपोर्ट है वो भी आप चलने और खड़े होने में इस्तेमाल करें। अगर आप बैठे और लेटे इस्तेमाल करेंगे वो भी बैक पेन ट्रिगर करेगा। उसके बजाय आप जब भी लेटें, आप स्पेशली यूरिन पास करके ये करें, फुल ब्लैडर के साथ ना करें। तो सिंपल आपने जब स्टमक कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस किया, वहाँ पे वो मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। तो जितना आपकी आगे की मसल एक्टिवेट होगी उतना अच्छा सपोर्ट स्पाइन को मिलेगा, और तब जाके आपकी पीछे की जो कमर की मांसपेशियां, उनको एक्सरसाइज करने में मदद मिलेगी और वो इफेक्टिव होगी। अगर आगे से सपोर्ट नहीं है, जैसे मैं एक एग्जांपल यूज़ करूँ, हमने एक टेंट खड़ा किया, वो टेंट में एक सेंटर पोल है, आपका एक खंबा है और आजू बाजू की मांसपेशियां उस रस्सी और पोल को सेंटर में रखने में मदद कर रही हैं। तो चारों तरफ की आपकी रस्सियों में टेंशन बराबर होना चाहिए। तो आपका स्पाइन के चारों तरफ की जो मांसपेशियां, वो आपके आगे पेट की, साइड की मांसपेशियां, पीछे की मांसपेशियां,
तो अक्सर लोग बहुत ज़्यादा बैक मसल्स पे फोकस करते हैं, बट जब तक आप आगे की मांसपेशियों को नहीं टोन करेंगे, पीछे की मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगी या कम एक्टिवेट होंगी, वेरी तो उसके इंपॉर्टेंट। रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये हर महिला नॉर्मल डिलीवरी में 24 से 48 घंटे तक, और अगर सिजेरियन हुआ है आपका, तो वहाँ पे आपके करीबन आप 72 आवर्स के आसपास आप ये सेफली स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आया हो या फिर आपकी कोई स्टिचेस का कोई कॉम्प्लिकेशन आया हो, तो वहाँ पे अपने गायनेक और फिजियो को पूछकर ये एक्सरसाइज इवन कॉन्ट्रैक्शन की तभी शुरू करें, अगर कॉम्प्लिकेशन कोई रहा हो आपका। अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप सेफली स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आप सेफली विद इन फर्स्ट फ्यू वीक्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बम्स हिप वाले एरिया को धीरे धीरे स्क्वीज करें, अंदर की तरफ खींचें, बैठे बैठे लेटे लेटे। इससे भी Again, कमर दर्द पर असर, इससे भी कमर, रिलीफ मिलेगी? क्योंकि ये मांसपेशियां पूरी प्रेगनेंसी में बहुत टाइट हुई हुई होती हैं। जो पीछे का कवर, जो कमर का जो कर्वेचर है स्पाइन का, वो अक्सर महिला का बढ़ जाता है कर्वेचर, कमर अंदर धंसती है, क्योंकि अगेन मसल्स लूज है और बेबी का वेट उसने अपनी कमर पे सबसे ज़्यादा लिया हुआ होता है। तो वो कर्वेचर की वजह से बम्स की मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। जब आप उसमें कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करते हैं तो आपकी हिप मसल्स में स्ट्रेंथ आना शुरू करती है, तो वो धीरे धीरे आपके मसल्स को एक्टिवेट करना शुरू करता है। ये आप खड़े होके कर खड़े सकते होके हैं। कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं। सो ये दो एक्सरसाइजेस जैसे अगेन स्विच ऑन है आपकी कमर की मांसपेशियों को चलाने के लिए। राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है जहाँ हम कहते हैं पेल्विक ब्रिजिंग करें, या फिर आप एक कह रहे हैं हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज कह रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि आपकी कुछ कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है, उनका लेवल बाद में आएगा। सबसे पहले ये शुरुआती दिनों में, अक्सर कहते हैं ना गरम गरम में लोहा पिघलाना आसान है। एग्जैक्टली जब आपकी डिलीवरी हुई है शुरू में अगर आपने ये करी है, तो चांसेस बहुत कम है कि आप बैक पेन के विक्टिम लॉन्ग रन में होंगे। ये दो एक्सरसाइजेज इज लाइक ऑक्सीजन टू बैक मसल्स। तो इसमें कुछ बातें और विशेष आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे आप कुछ किचन में काम कर रहे हैं, आप बच्चे के कपड़े धो रहे हैं, बच्चे को लिफ्ट कर रहे हैं। अक्सर मदर्स कहती हैं बच्चे को नैपी चेंज करने में मुझे बैक पेन होता है क्योंकि मैं बहुत आगे झुक के उसको करती हूँ। तो वहाँ पे आप विशेष ध्यान दें कि बच्चे की हाइट रेज करें, आप बैठ के नैपी चेंज करें, ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप बच्चे को, अगेन बच्चा छोटा ही है तो उसको एक अच्छा, आप उसका जो क्रैडल है उसको बेड पे रख दें, उसके अंदर बिठा के उसको आप बिल्कुल उसकी नैपी चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों मैकेनिज्म को प्रैक्टिस करें। उस दौरान भी आप स्टमक स्क्वीज प्रैक्टिस करें। चलते फिरते जब आप यूरिन पास करके आए, आप बच्चे को लेके घूम रहे, बर्प कर रहे हैं, इजीली आप स्टमक स्क्वीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल नुकसान नहीं है। ये आपको एक्चुअली टोनिंग देने में मसल को बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर ये स्टमक स्क्वीज करने से कहीं टांगों में दर्द जा रहा है, जैसे शैटिक वाला दर्द आ रहा है, या टांगों में कमज़ोरी सी लग रही है, या चक्कर आ जाता है, या गर्दन स्टिफ हो जाती है, तो वो अलार्मिंग साइन है जहाँ आपने इमीडिएटली फिजियो को मिलना है, फिर एक्सरसाइज करना है। यहाँ पे आप हमेशा एक पेन थर्मोमीटर को अपने पास रख सकते हैं। जैसे बुखार को चेक करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ये पेन थर्मोमीटर एक वर्चुअल थर्मोमीटर है, ये एक कोई सॉलिड थर्मोमीटर नहीं है, जिसमें हम कहते हैं वैस्कोर, विजुअल एनालॉग स्केल, जिसका मतलब 0 मतलब कोई दर्द नहीं, 10 बर्दाश्त के बाहर। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज करने के दौरान 1 या 2 का दर्द आ रहा है तो आप सेफली एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर वो स्कोर आपका 2 या 3 के बियॉन्ड चला जाता है तो वहाँ रुक जाएं, उस टाइम के लिए आप एक्सरसाइज छोड़ दें, अगले दिन उसको ट्राई करें, उसको कम रेपिटेशंस के लिए ट्राई करें, 2 या 3 रेपिटेशंस करें बजाय 5 या 10 रेपिटेशन करने के। आपको लगता है वो स्कोर आपका गिर जाता है, 1 या 0 पे आ जाता है, सेफली आप उसको 10 या 11 या 15 गिनती तक लेके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो मेरा पेन स्कोर बढ़ते जा रहा है तो रुक जाएं, फिर आप अपने फिजियो से मिलकर आगे की एक्सरसाइजेस करें। तो जो हिप्स स्क्वीजिंग एक्सरसाइज करनी, वो उसमें भी यही है, आपको बस जाते जाते चलते कितनी बार करनी है और कितनी देर तक करनी है? आपने हर घंटे में, हर 2 घंटे में आप ये एक्सरसाइज दोनों स्टमक स्क्वीज और हिप स्क्वीज कर सकते हैं। 5 काउंट्स के लिए होल्ड करें, 5 to 10 रेपिटेशंस करें, हर 2 घंटे में आप कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं। और एम्प्टी ब्लैडर करें, फुल ब्लैडर ना करें। बावल से कोई लेना देना नहीं, अगर आपने पॉटी नहीं की है, स्टूल पास नहीं किया है, उससे कोई चिंता नहीं है। लेकिन ब्लैडर का खाली होना, यूरिन पास पास करके ही ज़रूरी आप ये एक्सरसाइज करें। ट्रू।